अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जी, हमें आज ज्वाइन किया है भारत से एनालिस्ट हैं हमारे साथ आसिफ रमीज दाऊदी साहब। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, इसके अलावा कॉलमिस्ट भी हैं और हम इनको अक्सर टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं बात करते हुए और बड़े ज़बरदस्त किस्म का अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum and namaskar to everyone. Thanks, Arzu Sahiba, for having me here. It's indeed a pleasure to be here on your show. थैंक यू सर। सर मुझे ये बताइए कि ज़ाहिर है मैंने देखा कि आप फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट भी हैं, तो क्या देखते हैं सर आपके जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस जिस तरह के हो जाते हैं हमारे, अक्सर बहुत ज़्यादा ख़राब भी रहे हैं और आजकल भी कुछ ना कुछ टेंशन चल रही है। और लेकिन ये ज़रूर है कि बॉर्डर पे अमन है आजकल, लेकिन वैसे जो है वो आपस में रिलेशंस ठीक नहीं। तो आपको क्या लगता है कि क्या फॉरेन पॉलिसी जो है वो सही नहीं है पाकिस्तान की या भारत की या दोनों की, या क्या होना चाहिए इसमें? आरजू जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। वो इसलिए कि जब हम एक पड़ोसी मुल्क में रहते हैं और पड़ोसियों से अगर हमारा रिलेशन बहुत अच्छा नहीं होता है तो उसकी तमाम असरात जो है वो आम पब्लिक पे और जो एक जनता होती है हमारे यहाँ, जो अवाम है, उस पर बहुत उसका बुरा असर पड़ता है। अब रहा सवाल कि इस रिलेशन में हम क्या देखते हैं और किसकी फॉरेन पॉलिसी ज्यादा अच्छी है या क्या और बेहतर की जा सकती है। उस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि देखें, कोई भी चीज रेसिप्रोकल होता है। वन वे ट्रैफिक तो होता नहीं है, एक तरफ से कुछ चीजें तो होती नहीं, ताली भी एक हाथ से नहीं बजती। अब मैं अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो पहली चीज तो यह है कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज की हमेशा से बड़ी तारीफें होती हैं, क्योंकि जितने दूसरे जो हमारे पड़ोसी हैं, चाहे आप बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, इन तमाम जो दूसरे नेबर्स हैं उनसे रिलेशंस हमारे बड़े अच्छे हैं। नेपाल भी उसमें है। अब ऐसे में पाकिस्तान के साथ क्यों ये मसाइल, ये मसले बनते रहते हैं? ये कोई नई बात है नहीं। ये आप देखें, 75 साल पूरे हो गए आजादी के दोनों मुल्कों के, लेकिन ये चीजें चलती आती हैं। उस पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी जो सिंसियरिटी रही है टुवर्ड्स द रीजन एंड नेबरहुड, वो कई चीजों में रिफ्लेक्ट होती हैं, जिसकी मैं मिसाल इस तरह से दूंगा कि देखें, हमारे जो प्रधानमंत्री थे कुछ साल पहले, वाजपेयी साहब, उन्होंने कितना अच्छा एक एक समझौता या एक पीस प्रोसेस की शुरुआत करी और बस के साथ वहां पहुंचे। और इसका मकसद यही था कि किसी न किसी तरह से रिलेशन और बेहतर हो। मैं बहुत ज्यादा पुरानी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि हिस्ट्री तो सभी जान रहे हैं और कई कई मसाइल, कई मसले रहे, लेकिन मैं थोड़ा सा रिसेंट वक्त की बात करना चाहूंगा। उसके फौरन बाद आप देखें कि किस तरह से उस हिस्टोरिक विजिट के बाद 11 फरवरी 99 को बदले में क्या मिला। कारगिल वॉर शुरू हो कर दिया गया और उससे कितनी ज्यादा टेंशन रही दोनों मुल्कों के बीच, कितना नुकसान हुआ। और वो आप देखें कि किस तरह का रिस्पांस मिला एक पीस प्रोसेस को शुरू करने के बदले। उसके बाद 2001 में ही आपकी अगर बात करूं तो दिल्ली में पार्लियामेंट पे अटैक हो गया। सिर्फ वो बात नहीं, अगर मैं आपको कुछ साल पहले लेके जाऊं, अभी की जो हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, जब आप जानते हैं डेमोक्रेसी में अगर एक कंप्लीट मेजोरिटी के साथ कोई सरकार होती है तो वो ज्यादा बड़े और अच्छे फैसले ले सकती है मुल्क के लिए, मुल्क के हक में। अभी क्या हुआ कि आपको जब हमारे शपथ ग्रहण था, स्वेरिंग सेरेमनी, जब हमने पहली बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो क्या, सार्क के तमाम हेड्स को बुलाया और ये एक इंडिकेशन था, और उसमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के उनको भी बुलाया गया और किस तरह से एक इज्जत दी गई। और उसका एक मकसद यही होता है, इस तरह की चीजें जब आप डिप्लोमेसी में बात करते हैं या नेबर्स से रिलेशंस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशंस होते हैं कि हम आपके साथ अच्छे रिलेशन रखने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ, बदले में फिर क्या हुआ, एलओसी पे लगभग 1 साल तक चीजें बहुत गर्म, हीटेड एक होता है ना, बहुत हॉट रहा एलओसी, ये सभी जानते हैं, लगभग 1 साल तक। उसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर का काफी अपोजिशन के बाद भी एक बड़ा एक हिस्टोरिकल स्टेप कि अचानक से एक सरप्राइज विजिट दे देना वो पाकिस्तान में, वो कब हुआ, 25 दिसंबर 2016 को।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर एक हफ्ते के अंदर ही 2 जनवरी 2016 को क्या हुआ, पठानकोट का एक बड़ा इंसिडेंट हुआ। ये तमाम चीजें ये दर्शाती हैं कि हम जब भी एक शुरुआत करना चाहते हैं, अभी मैं और भी एक एग्जांपल दे देता हूँ एक और आपकी, जैसे आपके प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ साहब, उन्होंने भी 4 पॉइंट का फॉर्मूला बताया था। उस 4 पॉइंट के फॉर्मूले के आने, 4 पॉइंट फॉर्मूला जो कहते हैं, उसके आने के बाद आप देखिए कितना बड़ा एक हादसा हुआ मुंबई में 26/11/2008 को, जो सारी दुनिया उसको लेके परेशान रही। हिंदुस्तान ने तो खैर जो भी चीजों को फेस किया वो जान रहे, और आपके मुल्क के भी जो अमन पसंद लोग हैं वो कतई इन चीजों को पसंद नहीं करते होंगे। तो क्या हुआ कि जब जब यहाँ पे कुछ चीजों की शुरुआत की गई हमारे मुल्क की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से, तब तक वहां से कोई ऐसी चीज आ गई कि ऐसा लगा कि कोई एक ऐसी ताकत है, ये इशारा कर रहा है कि कोई ऐसा ऐसा कोई फोर्स है आपके इंटरनल, आपके मुल्क में ही, जो ये नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से इस तरह के रिलेशन में दोनों मुल्कों के बीच में बरकरार रहे या और ज्यादा पीस प्रोसेस कोई आगे बढ़ सके। और आपको मैं इसमें यही बताता चलूं कि ये ऐसी फोर्सेस हैं या हो सकती हैं जिनको इस तरह के रिलेशंस बेहतर होने पे बड़ा नुकसान हो सकता है, उनकी अहमियत कम हो सकती है, उनकी से कम हो सकती है। क्योंकि आप अगर देखें तो वो जो आप एक कंपोजिट डायलॉग की बात करें या फिर उसके बाद आगरा और शिमला और लाहौर एग्रीमेंट्स की बात करें, ये तमाम चीजें, एक मिसाल मैं और आपको देना चाहूंगा कि ये जो आप कहते हैं 2003 में एक था सीज फायर का जो मामला था, जो ट्रूस है, उसको दोबारा से रिस्टोर करने की बात भी चली। और उसको रिस्टोरेशन की बात जब चली तो फिर क्या हुआ कि एक ट्रेड रिलेशंस को बेहतर किया जाए। अगर सारे रिलेशंस बेहतर नहीं हो सकते तो ट्रेड रिलेशन को बेहतर करने की बात हुई। जब उस रिलेशन को बेहतर करने की बात आई तो फिर से एक आपकी तरफ से आ गया कि भाई हम जो है वो शुगर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो नहीं कर सकते हैं। हालांकि हमारे मुल्क को ऐसा नहीं है कि वहां से कोई ऐसी चीज या शुगर चाहिए, वो तो एक होता गुडविल, एक जेस्चर्स होते हैं। तो अगर वो करते तो यकीनन आपके मुल्क का या पाकिस्तान का बहुत बड़ा फायदा हो सकता था। और ये रिलेशनशिप, ये जो रिलेशन है, इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में ये तमाम चीजें बहुत अहम रोल अदा कर सकती थी। लेकिन होता क्या है कि वो फोर्सेस जो ये नहीं चाहती आपके मुल्क में, जिनको लगता है कि वक्तन, आई मीन टाइम टू टाइम उनका अपना एक वो हो, डोमिनेशन हो, उस चीज की वजह से ये तमाम चीजें ऐसा लगता है कि ये हो नहीं पा रहा है। क्योंकि हमेशा से जब जब यहाँ पे कोई, आप देखें इंडिया अगर बात भी करे किसी पॉलिटिकल फोर्स से, वहां जो आपकी सरकार है, फॉर एग्जाम्पल अभी इमरान खान की सरकार, अगर उनसे बात भी करें तो आपको उससे फायदा क्या हो सकता है, क्योंकि वो तमाम जो है कहीं ना कहीं एक रिमोटली चीजों को कंट्रोल किया जाता है और पूरा फैसला वो अपनी तरफ से नहीं ले पाते। जब वो अपनी तरफ से फैसला नहीं ले पाते हैं तो क्या होता है, फिर ये होता है कि इस तरह की रिलेशंस बेहतर नहीं हो पाती। अब देखें कि दुनिया का कोई भी आपका वर्ल्ड लीडर जब आपकी कंट्री में विजिट करता है तो उनको बगैर आपके आर्मी चीफ से मुलाकात किए हुए शायद उनका वापस जाना नहीं होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये तमाम चीजें जो है ना, ये एक बहुत एक बड़े मसले हैं जो दूसरी फोर्सेस हैं उनको ये सोचना चाहिए या उन पे कोई चेक लगे, तब जाके रिलेशंस बेहतर हो सकती है। दूसरी चीज इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया का ये हमेशा से स्टैंड रहा है कि वो एक जो काउंटर, वो है ना, टेररिज्म की जो बात होती है या फिर आतंकवाद दहशतगर्द पे जो एक उनका बहुत बड़ा स्टैंड है कि हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं टेररिज्म पे। अब ऐसे हालात में ये वेल डॉक्यूमेंटेड है कि पाकिस्तान जो है वो टेरर को बढ़ावा देता है, ये डॉक्यूमेंटेड है। आप चाहे यूएन की बात करें, यूएस की बात करें या अफगानिस्तान में अभी जितने भी हालात हुए हैं, जिस तरह से पाकिस्तान का रोल देखा जा रहा है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं जब पाकिस्तान बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तमाम आम लोग जो एक अमन पसंद लोग हैं पाकिस्तान, हर जगह जो आम आवाम होती है ना, उनका इन चीजों से बहुत ज्यादा वो नहीं होता, वो चाहते कि शांति रहे, पीस रहे। मैं उन, मेरे कहने का मतलब है पॉलिसी मेकर्स, ठीक है, जब वहां पे इस तरीके की चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा तो इंडिया तो हमेशा से ये कहता रहा ना कि आप टेररिज्म पे चेक लगाओ। इंडिया हमेशा से कहता रहा कि आप उन तमाम जो हिट लिस्ट में है जो लोग, उन पे एक्शन लो। लेकिन आप ये बताएं कि टॉक्स और टेरर एक साथ कैसे हैंड इन हैंड चल सकते हैं? टेररिज्म एंड देखिए टॉक्स कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। ओनस इज ऑन नहीं पाकिस्तान टू क्रिएट अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। नहीं, आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन यहाँ पे यही है कि हमारे यहाँ बहुत बार कहा गया है, जो कि मैं समझती हूँ कि अब नहीं कहना चाहिए, नॉन स्टेट एक्टर्स का एक वर्ड यूज किया जाता है
जो यहाँ पे इस तरह की जिहादी आप समझ लें ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या जो जिनको परमिशन, इवन बैन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, चाहे वो हाफिज सईद की हो या किसी की, वो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाई गई हैं, और उस पर बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो काम कर रहा है। अगर ऐसा ना होता तो हम FATF की जो ग्रे लिस्ट में हैं उसमें कई पॉइंट्स क्लियर ना कर चुके होते। लेकिन साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि सर अभी इंडिया ने वैक्सीन बनाई है, कोरोना वैक्सीन जो है वो उसने कई दूसरी कंट्रीज को भी दी, लेकिन अब UK गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आया इंडिया से। तो क्या रीजन हो सकता है कि आपके यहाँ की वैक्सीन इस तरह से एक्सेप्ट नहीं हो रही? क्या आप लोगों ने चेक किया? ये कोई क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन कि क्या वजह हो सकती है इसकी। आरजू साहिबा, सवाल आपका बहुत अच्छा है और ये वैक्सीन का सवाल जब भी आता है तो वो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं खुद अभी जो कोरोना के जो अभी हालात हुए थे हिंदुस्तान में सेकेंड वेव में, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा मुझे, उसमें हमने खुद एक बड़ी कोशिश की थी इंडो अरब हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से, जो हमारा एक सोशल मीडिया एक कैंपेन रहा जिसमें हजारों लोगों को हमने मदद करी। तो उसमें हमने देखा कि हिंदुस्तान, हमें बड़ा फख्र हुआ कि हिंदुस्तान ने किस तरह से एक इंसानियत की मिसाल और ज्यादा कायम की। ठीक है, अब पूरी दुनिया में वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के नाम पे तो आप देखें कि हिंदुस्तान वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, ये एक बिल्कुल सच्ची बात है। और वैसे सिचुएशन में जब ये कोरोना के हालात आए, पूरी दुनिया परेशान थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से इन तमाम चीजों से निजात पाया जाए। तो पूरी दुनिया को वैक्सीन हमने कुछ जगहों पे गुडविल जेस्चर में दिया, कुछ जगहों पे जाहिर है कि नॉमिनल चार्जेस लगे होंगे, लेकिन एक जो इंसानियत की मदद की गई वो बहुत बड़ी मदद थी। उस पर मैंने खुद भी कई आर्टिकल्स भी लिखे थे कि किस तरह से हमारे मुल्क ने ऐसे वक्त पे हमेशा करता रहा और इस वक्त पे खास तौर से किया। हालांकि हमारा जो हेल्थ क्राइसिस था उसके बाद कुछ चीजें थोड़ी सी जाहिर है उससे निपटना बहुत जरूरी था। उसके बाद दोबारा से हमारा वो वैक्सीन का जो वैक्सीन मैत्री के इस पे जो काम चल रहा है वो दोबारा से हम लोग उस पे वापस उस पोजीशन पे आके मदद करने की पोजीशन में है। अब आपका सवाल ये है कि यूके किस तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। देखिए, कुछ ऐसे अपने कंट्रीज होते हैं, कुछ अपनी उनकी पॉलिसीज होती हैं, कुछ चीजों में उनको ऐसा लगा होगा कि हम उसको और ज्यादा वेरीफाई करें, लेकिन उसके जवाब में आप देखें इंडिया आज एक ऐसी पोजीशन पे है कि वो किसी भी मुल्क को बहुत ही स्ट्रांगली अपनी बात रख सकता है और जवाब दे सकता है। आपको मैं यही बताऊं कि किसी दूसरे मैं इंटरव्यू में भी यही बात कह रहा था कि इसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रांग विल पावर चाहिए और आपको कन्विक्शन चाहिए। और आप देखें कि हमारे अंदर अभी वो जो पोजीशन है कि किसी का भी जवाब आंख से आंख मिला के दे सकते हैं, किसी के भी ऐसे रिप्लाई आप देखें कि हम उसको स्ट्रांगली देते हैं। आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के एड्रेस में भी देखें कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने वहां पे 193 कंट्रीज में और ऐसे प्लेटफॉर्म पे खुद उनको ये कहा कि आपके अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है। खुद उनसे उनको ये आप आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर वो इसको नहीं भी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उनके अपने कुछ रिजर्वेशंस होंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि किसी एक जगह से पूरी दुनिया टिकी हुई है। आज की तारीख में यूके या यूएस या कोई भी दूसरी कंट्रीज अपनी जगह पे सुपर पावर कहलाती होंगी या अपने आप को क्लेम करती होंगी, लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ा एक वर्ल्ड प्लेयर है और आप देखें कि ये बहुत बड़ी एक शक्ति बन के उभरती जा रही है और उभरेगी। तो लिहाजा वैक्सीन का जो इशू है वो हमारा बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है जिससे हम पूरी दुनिया में लोगों की मदद कर रहे हैं। आप देखें कि हमारे हिंदुस्तान में भी इतने प्रॉब्लम्स जो आई हेल्थ क्राइसिस, उसके बावजूद भी आज क्या हुआ, 10 मिलियन 1 करोड़ उससे ज्यादा लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तो हमारे लिए तो बहुत ही फख्र की बात है। और इतना मैं बताऊं, इसमें भी हिंदुस्तान ने कोशिश की कि पाकिस्तान से कुछ हमारे रिलेशंस और बेहतर हो जाएं। आपको भी पता है कि वहां पे भी तो वैक्सीन भेजा गया। जी अगर जी। तो हमें ये लगता कि हमें वहां के लोगों की मदद नहीं करनी, अगर तो हमें ये लगता कि हमें सिर्फ उन तमाम लोगों को ही वैक्सीन देने हैं जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं और जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं उनको नहीं दें, ये तो हमारा इंटेंशन नहीं था। हमने तो पाकिस्तान को भी ये सोचा कि इससे शायद वो एक सर कदम आगे बढ़ जाए। पाकिस्तान भारत के लिए बुरा नहीं सोचता। सबसे पहली बात, हमारे जरूर आपकी पॉलिसीज को लेके या फॉरेन पॉलिसीज को लेके जरूर इख्तिलाफ हो सकते हैं, जरूर एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन बुरा सोचना मेरा नहीं ख्याल के बुरा सोचता है पाकिस्तान। ऐसा मैंने नहीं देखा कम से कम कि पाकिस्तान जो है वो बुरा बुरा सोचने का सोचता। आरजू
उसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप एक साथ नहीं चल पाते हैं, जब हमारी सारी पीस प्रोसेसेस को कहीं ना कहीं से डिरेल कर दिया जाता है, तो बुरा इस सेंस में कि लोगों का नुकसान होता है। और जहां तक मैं आपको दोबारा बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जो आम आवाम है वो तो कभी नहीं चाहेगी कि इस तरह के कोई मसाइल आए पड़ोसियों के बीच, लेकिन सारा मामला होता है वो होता है पॉलिसी मेकर्स को लेकर। उसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे जो खान साहब, इमरान खान साहब, इनके आने के बाद बड़ी लोगों में उम्मीदें थी हम लोगों को, खास तौर से कि एक तो क्रिकेट के बहुत बहुत बड़े लेजेंड थे और हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के साथ उनका बड़ा रिश्ता रहा, कई उनके, तो हमें लगा कि शायद इनके आने के बाद चीजें और ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। शायद वो फोर्सेस जो ऐसी चीजें नहीं चाहती है कि हिंदुस्तान के साथ रिलेशन बेहतर हो, इनके आने के बाद चीजें बेहतर हो जाए। लेकिन आप अभी कल एक अपने किसी इंटरव्यू में किसी अमिताभ बच्चन के डायलॉग का जिक्र कर रही थी सरकार मूवी से। मैं भी किसी पुराण के मूवी से आपको एक डायलॉग इस पे वापस इस पे रखना चाहूंगा। एक मूवी थी जिसमें वो अपने किसी विलेन, उनके दुश्मन को वो तलाश कर रहे थे और जमाने से कि कैसे भी वो मिल जाए तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, और आखिर में वो मिल जाता है। और जब वो मिलता है तो वो कहता है, देखो आपके बच्चों का पता मेरे पास है, अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं आपके बच्चों का एड्रेस दे दूंगा। उसमें कुरान क्या कहते हैं कि मैं तुमसे इतनी नफरत नहीं करता हूं जितनी अपनी बच्चों से मोहब्बत करता हूं। यानी कि उसने अपनी बच्चों की मोहब्बत में उससे जो वो नफरत करता था, उसको जमाने से वो ढूंढ रहा था कि उसको कत्ल कर दे, लेकिन उसने उसको चूज क्या किया कि अपने बच्चों की मोहब्बत। इमरान खान साहब को भी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप एक लेजेंड क्रिकेटर रहे हैं, बहुत आपने क्या कहते हैं नाम कमाया, तो कुछ ऐसा करते कि आपके अपने जो बच्चे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो एक आम आवाम है, जो हिंदुस्तान के अंदर भी है, जो पड़ोसियों में है, कुछ ऐसी पॉलिसीज लाते कि उन फोर्सेस को एक कड़ा जवाब मिलता। और हमारी जो लगातार कोशिशें चलती है पीस प्रोसेस की, मैंने आपको 10 तो एग्जाम्पल्स गिनाए हैं, जिसके बाद उसको डिरेल कर दी जाती है। तो इसको आप कुछ ऐसी फॉरेन पॉलिसीज लाए और नेबर्स के साथ कुछ ऐसी पॉलिसीज लाए कि ये मामला कुछ बेहतर हो सके। लेकिन अगर जी आपके बाद भी नहीं हुआ और पास्ट में जो इतने रिकॉर्ड्स हैं उसमें भी नहीं हुए, तो फिर आगे आप देखें कि कैसे हम कुछ और उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन हमारी तो दुआ नहीं है कि वहां जो लोग हैं उनके उनका कुछ भला हो सके, कुछ अमन आ सके और लोग प्रोग्रेस कर सके, हमारे पड़ोस के लोग प्रोग्रेस। क्योंकि पड़ोसी जब खुश होता है या हम जब खुश होंगे तो आपको खुश होना, आप जब खुश हो तो हम खुश हो, तो उसी में तो मजा है ना। लेकिन ऐसे फोर्सेस को हमेशा जवाब मिलना चाहिए, कुछ ऐसी पॉलिसी जरूर लानी चाहिए। अभी भी वक्त होगा इमरान खान साहब के पास कि वो लाए और कुछ सोचे और इसमें जी कुछ बेहतर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और शायद जो दोनों को ही, दोनों कंट्रीज को ही मिलकर काम करना चाहिए। और इमरान खान साहब को जरूर इस बारे में सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो। मेरे ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप फिल्म डॉन का सीन बता रहे थे प्राण साहब का, जी मेरे जी ख्याल से बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। बच्चन साहब की मूवी और बच्चन साहब की सारी मूवीज मैंने बहुत बार देखी हैं। मैं बिल्कुल। समझ गया। लेकिन सर, आपसे लास्ट में मैं एक सवाल करना चाहूंगी। जैसे कि आप इंडियन मुस्लिम के तौर पे, वैसे तो मेरा इरादा नहीं था आपसे जिस वक्त बात हुई थी इसका, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि संजय दीक्षित जी मेरे शो में आए थे कल परसों, और मेरी उनसे बात हुई है, तो मैं उसी सवाल को लेकर आपकी तरफ आऊंगी कि जो उन्होंने मुझे बताया कि पहले मैंने सुना था कि जी अजमेर शरीफ और दूसरी जो दरगाहें हैं, चाहे वो साईं बाबा की हो, और उसमें तो उस पे पहले बहुत ज्यादा हिंदू आया करते थे, सिख आया करते थे, दूसरे रिलीजन के लोग बहुत ज्यादा आया करते थे भारत में। जाहिर है वो तादाद में भी ज्यादा है, वो वहाँ पे बड़े अकीदत के साथ, बड़े एहतराम के साथ वहाँ पे विजिट करते थे और दुआएं मांगते थे। लेकिन अब ये पता लगा कि बहुत से लोगों ने आना छोड़ दिया। तकरीबन 60% लोगों ने, जो नॉन मुस्लिम्स आप कह लें जिनको, उन्होंने इन दरगाहों पे जाना भारत में छोड़ दिया है, और उसको और एक दूसरे को मना भी करते हैं और कि मत जाओ। और उसकी मेन रीजन जो मुझे पता लगी वो ये कि जो मुस्लिम्स हैं वो कहते हैं ठीक है आए आप यहाँ पे, जो भी चढ़ावा है वो भी चढ़ाएं, सब कुछ करें, और साथ साथ वो ये बात करते हैं कि जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे इस्लाम में, इनकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। और जिसके भी मज़ार पे वो जा रहे हैं, जिसके भी दरगाह पे जा रहे हैं, वो बुजुर्ग जो हैं वो भी उनकी कोई मदद नहीं करेंगे जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे। मैं तो खैर इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करती कि इस तरह की बात किसी को कही जाए, तो लेकिन क्यों आपको लगता है कि ये
हिंदुस्तानी मुसलमान इस तरह की बात क्यों करते हैं, और डैमेजेस तो हुए हैं, वरना 60% हिंदू जो है उन्होंने आना छोड़ दिया है, तो क्यों इस तरह की बात की जाती है आपके ख्याल से? आरज़ू साहिबा, इसका जवाब मैं ऐसे ही देना चाहूँगा कि पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान एक बहुत ही बड़ा मुल्क है जिसमें 130 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो उसमें से अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं तो मैं भी उसको आपके साथ इत्तेफाक रखते हुए ऐसी किसी चीज़ को इनकरेज नहीं करता हूँ, क्योंकि हमने हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता और यूनिटी को प्रोमोट किया है, एक्सपीरियंस किया है, और हमें फ़ख्र होता है, नाज़ होता है कि हम उस मुल्क में एक अलग तरीके से यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के माहौल में रहते रहे, जहां हमने हमेशा एक दूसरे को मोहब्बत की नजर से देखा है। मैं आपके इस चीज को अपने एक गांव की तरफ ले, मुझे अपने गांव की एक पुरानी बात याद आ गई। बहुत जमाने से मैं अपने गांव गया नहीं। बिहार में एक गांव है जिसका नाम है जलकोड़ा, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में है। वहां पे एक मस्जिद है और हमारे गांव में मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू हिंदू भाई भी हैं। उस मस्जिद में जब हम लोग जाते हैं ना, आज भी जब मैं जाता हूँ और जब उसके बाद बाहर निकल के आता हूँ, तो बहुत से ऐसे हमारे हिंदू भाई और बहनें जो होती हैं, उनको एक अकीदा रहता है कि देखिए, अगर ये आए हैं और हमारे पानी को अगर वो कुछ फूंक देंगे तो शायद उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो हमारे रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट होके आ रहे ना। हमने कभी उनके उनके दिल में हमारे रिलीजन के लिए एक रिस्पेक्ट है और हमारे दिल में रिस्पेक्ट है कि वो अगर आ रही है और अगर उनका ये कुछ फायदा हो जाता है, और हमेशा उसमें लाइन लगी रहती, आज भी रहती है। तो मैं आपको आंखों देखी बात तो ये बताऊंगा कि ऐसे हजारों हजारों एग्जाम्पल्स हैं जहां पे ये यूनिटी है। अगर कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स आती हैं, उसको कंडेम करने वाली की जरूरत है और उसको बिल्कुल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मीडिया हाउसेस की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन तमाम चीजों को भी दिखाए जिससे कि हम आपस में मुत्तहिद होकर रहे, क्योंकि हिंदुस्तान, जैसा मैंने आपसे बताया, कि इतना इतना एक स्ट्रांग इस मामले में मुल्क है। अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कहीं पे भी किसी भी रिलीजियस इश्यूज को लेकर, तो उसको देखिए, उसका हल है, उसका हल निकाला जा सकता है, निकलता है, और बहुत स्ट्रांग हमारे पास लॉज हैं और संविधान है। लेकिन जो इस तरह की हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात होती है, तो मैंने तो हमेशा एक्सपीरियंस किया है। मैंने अपने गांव की मिसाल दी आपको, ऐसे हजारों मिसाल है। और लोग देखें किस वजह से वहां पे आना बंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही सिलेक्टेड कुछ ऐसी चीजें होंगी, लेकिन ऐसे फोर्सेस को बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करना चाहिए। और हमारा ये फर्ज बनता है, और मैं तो कह रहा हूं अपने हिंदुस्तान में जो हमारे हिंदू मुसलमान सब भाई हैं, आपके चैनल के जरिए, आपके व्यूअर्स के जरिए यही मैसेज देना चाहूंगा कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और हम जहां पे भी इस तरीके की चीजों को देखें, उसमें सुधार लाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम उसमें और ज्यादा उसमें घी देकर आग को और बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि हमारा एक बहुत ही पुराना एक कल्चर है, हिस्ट्री है, और बहुत ही स्ट्रांग हिस्ट्री है। सारी दुनिया इसकी मिसालें देती है, हमारी गंगा जमुनी तहजीब की मिसालें देती है। और हमने तो अपनी लाइफ में बहुत से, ठीक है, बहुत से मसाइल होते हैं, राइट्स भी हुए हैं, क्योंकि हिस्ट्री है सबके सामने, कोई चीजें बंद नहीं है, सारी चीजें खुली है, खुली किताब की तरह। लेकिन ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि आप अगर ओवरऑल देखें वाइडर रेंज में, तो हिंदुस्तान के जितने भी एक यूनिटी वाली बात है, वो हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। एक मिसाल आपको मैं और देता चलूं कि मैं जब बचपन में दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल में पढ़ता था, तो वहां पे जाकिर नगर के पास फ्रेंड्स कॉलोनी है। वहां मेरे एक दोस्त रहते थे, जो उसका नाम जयदेव है और उसकी सिस्टर है मनी। वो मुझे आज भी राखी बांधती है। बचपन में जब मैं छोटा था तो वो मुझे राखी बांधा करती थी, आज भी वो राखी बांधती है अगर मैं कभी चला गया। नहीं तो वो फोन से जयदेव जो है वो मुझे, तो कहने का मतलब है कि अगर ये फीलिंग्स होती तो ये ऐसा क्यों होता। दूसरी एक मिसाल और दूंगा। मैंने अपनी कुछ 3 साल अपनी लाइफ की गुजारी है, पहली प्रोफेशनल लाइफ। वो यूपी में एक शहर है गाजीपुर, गाजीपुर में एक मोहल्ला है मियाँपुरा। उसमें सारे हमारे पांडे जी और अग्रवाल जी रहते। नाम क्या है? मियाँपुरा। उसी पांडे जी के घर में हमने अपने 3 साल गुजारे हैं। और उस 3 साल में हमने जो मोहब्बत अपनी उनको दी और जो उन्होंने दी हमें मोहब्बत, चाहे आप अग्रवाल जी की बात करें, चाहे पांडे जी की बात करें, चाहे हम मुसलमानों की बात करें, आप वहां किसी के जरिए सर्वे करवा ले, किसी से कुछ पूछ ले, आज भी इतनी मोहब्बत है। और ये गाजीपुर वही जगह है जहां सबसे पहले हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो
बानी है सर सैयद अहमद खान, उन्होंने भी कुछ शुरुआत करी थी एजुकेशनल अपनी एक्टिविटीज की। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी मोहब्बत है, आज भी है। कुछ अगर थोड़ी बहुत चीजें हैं या कुछ चीजें आपको लगता है कि वो सही डायरेक्शन में नहीं जाती है, तो इतने बड़े मुल्क में ऐसी चीजें हो सकती है। हमारा फर्ज क्या बनता है, चाहे हमारे मुल्क में चाहे आपके मुल्क में, फर्ज ये बनता है हम इंसानियत को बचाए। फर्ज ये बनता है कि हम एक दूसरे के लिए ऐसे मैसेजेस दें जिससे लोग उन चीजों की तरफ बढ़े जिससे कि मोहब्बत फैले, जिससे कि नफरत किसी भी तरह से खत्म। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर आप जैसे लोगों को आगे बढ़ के इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि 60% लोगों ने अगर आना बंद कर दिया है तो ये छोटी बात नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं कि 10% नहीं आ रहे, 20% नहीं आ रहे, 60% नॉन मुस्लिम्स, हिंदू, सिख, ईसाई, उन्होंने आना बंद कर दिया है इन दरगाहों के ऊपर। और जो कि आप लोगों के लिए परेशानी की बात होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो, ये गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो लोग इस तरह की बातें फैला रहे हैं, जो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं ऐसी बातें करके कि जी कन्वर्ट होंगे तभी आपकी दुआ पूरी होगी, वरना नहीं होगी। अगर ऐसा ही होता ना सर, तो फिर अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी अमीर ना होते। सिर्फ यहाँ के मुसलमान ही जो होते ना, सिर्फ उन्हीं के पास पैसा होता, बिल गेट्स के पास भी पैसा ना होता, और जो फेसबुक और ट्विटर के ओनर्स हैं उनके पास भी पैसा ना होता, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के पास पैसा होता। लेकिन अब ये चीज़ समझाना इन लोगों को जो है बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो हसन निसार साहब जो हमारे यहाँ एक बड़े हमारे ज़बरदस्त सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों ने क्या ईजाद किया। एक बार उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा हमने सिर्फ फूंके ईजाद की हैं। हम हर चीज़ पे बस फूंके मार देते हैं और हम समझते हैं काम हो जाएगा। या हमने एक चारपाई ईजाद किया, उस पर बैठकर हम जो है वो जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जिन्होंने डेवलपमेंट की है अपने यहाँ, जो यूरोप है या अमेरिका है, हम उनको बैठ के बददुआएं देते हैं कि जी ये काफिर हैं, ये जहन्नुम में जाएंगे। इससे आगे हमें कुछ ना हमने सीखा है, ना हम सीखना चाहते हैं, ना पढ़ना चाहते हैं, ना ही किसी इस्लामिक कंट्री की कोई आप यूनिवर्सिटी बता सकते हैं जो टॉप 10 या टॉप 100 में आती हो। तो ये सारी चीजें हम मानने को तैयार नहीं है, और अगर कोई बात करता है तो हम उसके भी पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन खैर, आई होप कि आप और आप जैसे लोग जो हैं वो इस चीज पे काम करेंगे, इसलिए कि इस चीज को रोकना चाहिए। ये चीज बहुत ज्यादा फैल गई है, और बिल्कुल बिल्कुल, मैं 60% इस इज पे अ बिग 30 नंबर। सेकेंड चाहूंगा। बिल्कुल, इस क्वेश्चन पे 30 सेकेंड चाहूंगा दूसरे क्वेश्चन पे जाने से पहले। आप बिल्कुल सही कह रही हो, और आप हम जैसे लोगों को जो इसको समझते हैं, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव सोच रखते हुए ये करना चाहिए, और ऐसी कुछ चीजें लेकर आनी चाहिए इस सोच को बदलने के लिए कि भाई हमें ये देखना है कि कैसे जो एक यूनिटी है वो बनी रहे, और हमारी कोई ऐसी चीज, हमसे कोई ऐसी चीज ना हो जिससे हम अगले को हर्ट कर सके, और हमारा जो ये उनका जो हमारा रुझान, हमारी तरफ एक रिस्पेक्ट है, वो हम और ज्यादा अपने अखलाक के जरिए और अपने उन तमाम चीजों के जरिए उनको वेलकम करें। और इसी से हमें क्या कहते हैं, एक जो फूल है ना हमारे एक माले के अंदर, जो अलग अलग फूल होते हैं हमारे, जो उसको उसको सजा के रखने में हम जैसे लोगों का और उन तमाम लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है, जो इसको इनकरेज कर, जो इसको बेहतर कर सकते हैं। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई होप कि आप जैसे लोग आगे आएंगे और इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर कंट्रोल होगा। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सर आपका कि आपने ज्वाइन किया, और आई होप कि जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी और आपसे हम मज़ीद कुछ बातें करेंगे, मज़ीद कुछ सीख पाएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। मुझे भी बहुत थैंक अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। फिर जरूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।